टाई अप होना गवर्नमेंट का और जापानीज कंपनी का सुजुकी का, क्या ये पिवटल मोमेंट पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए रहा? मारुति आ गई 84 में। एक पार्ट हमको 20 रुपए का देते थे, मारुति ने उसको 75 रुपीज प्राइस कर दिया हमारा। बोला डिफेक्ट नहीं चाहिए। और उससे पहले होता था कि भाई पैसे कम करो, डिफेक्ट आ भी जाए तो कोई बात। तो मारुति ने आने से पहले ये सर्वे किया, सब लोगों की बातें सुनी, समझा क्या प्रॉब्लम्स हैं। उनके बहुत सीनियर आदमी प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं तो ट्रक में बैठ के जाते हैं कि कहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, कहाँ पानी आता है। आपके कोई रोल मॉडल है? पहले थे इंडिया में, अब आपने सबको पीछे छोड़ दिया। We have closed something as a group around 17,000 crore. We are about 30,000 employees, around 72 plants. क्राइसिस तो बहुत आते होंगे सर, हर एक आदमी के बस की बात नहीं। क्राइसिस में ही कंपनियां बनती और बिगड़ती हैं। इससे हमारे यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम होती थी, जैसे 2005 में लास्ट हुई थी। जब लेबर प्रॉब्लम होती है तो सारे के सारे लेबर बाहर बैठ जाते हैं जी। हमने कुछ आदमी छाटे अपने 5 साल से पुराने और 200 आदमी ले जाके उस फैक्ट्री के अंदर हमने बिठा दिए और सो कॉल कुक, टॉयलेट सब कुछ अरेंज कर दिया। टीवी। हमने कहा आप अंदर रहो, आप फैक्ट्री चलाओ, बाहर वालों को बाहर बैठने दो थोड़े दिन। कार इंडस्ट्री में 27 मिलियन गाड़ियां बनती हैं चाइना में, हम लोग बनाते हैं 4+ अभी पहुंचे हैं। 16 है। इतनी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन क्यों करी? ये थॉट प्रोसेस, ये मेंटरिंग आप अपनी टीम में, अपनी लीडरशिप में कैसे डाल रहे हैं? आपने इनोवेशन की, R&D की काफ़ी बात करी, तो ऐसी क्या इनोवेशन जिसकी देन इस इंडस्ट्री को सिर्फ मिंडा ग्रुप से आई है? क्या चाहते हैं, मतलब ये कंपनी किस लेगेसी से जानी जाए? मेरे को लग रहा है ये एक ट्रेड सीक्रेट है, सॉस काउंट। जाता था मैं कि ईच एंड एवरी कॉर्नर पे सारे तो मतलब एकदम ग्रास रूट से आपने शुरू किया, हर रिटेलर के पास जाना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, माल चेक करना, प्रॉब्लम्स को सुनना, ठेला लेके जाना, बेच के आना, ऑर्डर लाना, पैसे लाना, बैठना उनकी दुकानों पर। तो वो सारा उस जमाने में काफी सीखा। ओके। फिर धीरे धीरे 1-2 OEM में जाते थे हमारे पार्ट्स, ऐसा नहीं था टोटली, बट बहुत कम थे। वहाँ जाना, वहाँ के उनको चैलेंज देखना, नई नई टेक्नोलॉजी बदलती चली गई, उसके बड़े चैलेंज आते चले गए। तो फिर बस बाद में 92 में एक 80 में 81 में फेज आया जब कस्टमर रिजेक्ट कर रहा था हमको टेक्नोलॉजी के बेस पर। अच्छा, रिजेक्ट करें क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई और सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा, क्वालिटी। तो ये किस तरह के कस्टमर्स थे? ये आपके जो रिटेलर्स थे, स्पेयर वाले, या OEMs? OEM ऑडिट करते हैं हमारे प्रोसेस ना जी। जब ऑडिट करते हैं तो उसके अंदर में गैप निकलते हैं। जी। वो देखते हैं कि क्या सस्टेनेबल कंपनी है ये, या हमें कहीं को बर्बाद देगी। मतलब क्योंकि उनको तो आगे देना है प्रोडक्ट अपने ब्रांड से, कहीं कोई कंपोनेंट, ब्रांड के अलावा उनको गाड़ी बनानी है, गाड़ी रुक जाएगी उनकी। सेफ्टी, रिपेयर इश्यूज, गाड़ी में अगर पार्ट राइट टाइम पर राइट क्वालिटी का नहीं मिला तो हो गया काम, उनकी गाड़ी रुक गई, गाड़ी नहीं बनेगी। करेक्ट। टेक्नोलॉजी बदली, हम भी टेक्नोलॉजी की तरफ गए। जापान से ट्रेनिंग ली मैं भी गया जापान, अपॉर्चुनिटी मिली। मारुति आ गई 84 में। मारुति ने काफी सप्लायर बिल्ड किए। उससे पहले तो ये सारा कलकत्ता में हिंदुस्तान मोटर्स या हिंदुस्तान मोटर, फिएट, ये लोग के यही मेजर आपके थे। टैफे होते थे, रॉयल एनफील्ड होते थे, रॉयल एनफील्ड, टैफे, अशोक लेलैंड, ये कस्टमर। तो मारुति के आने के बाद एक सप्लायर बेस बढ़ना शुरू हुआ, डीप जाके क्वालिटी पर काम ज्यादा होना शुरू हुआ। ये जापानीज इन्फ्लुएंस था या ये मतलब ये लोगों का माइंडसेट ही चेंज हो रहा था? जापानीज इन्फ्लुएंस था और माइंडसेट दोनों था। तो इसमें क्या चैलेंज आया जब आप एक 15-20 साल से एक काम करे जा रहे, एक माइंडसेट सेट हो जाता है, लीडरशिप का भी, वर्कर्स का भी, और एक मार्केट का भी, और सडनली एक इनोवेशन लाना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना जो कि मार्केट की डिमांड है, तो आपको क्या चेंज करने पड़े माइंडसेट और नीचे प्रोसेसेस? जब नीड ऑफ कस्टमर जब चेंज होती है ना जी, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली सारा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। एक जमाना था जब कस्टमर वेट करता था एम्बेसडर और फिएट की गाड़ी की, लंबी वेटिंग होती थी। बजाज चेतक की वेटिंग होती थी। बजाज चेतक, हम सिफारिश कर करके गाड़ियां निकलवाते थे जी। चेतक भी, टू व्हीलर भी। लिबरलाइजेशन से पहले मारुति आ गई, तब जो उन्होंने गाड़ी बनाई तो उनकी गाड़ी में था कि हमारी कोई फेल्यूर नहीं आने चाहिए कस्टमर्स के। इन्होंने वॉइस ऑफ द कस्टमर को समझा। जो हम पार्ट मारुति में 84 से सप्लाई करते थे, वो 84 के पार्ट में जब वारंटी आने लगी तब उन्होंने कहा भाई ये तो
ठीक नहीं है आपकी क्वालिटी, जबकि पहले चलती थी वो सब चीजें, वो निकल जाती थी। हाँ। फिर हमने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने कहा भी आप जापानीज को ढूंढो कोई, हमने चिट्ठियां डाल के ढूंढा, जापानीज पार्टनर मिला, वी वर लकी टू गेट ए वेरी गुड पार्टनर आया हमसे 92 में, टेक्निकल लाइसेंस हुआ, कोई फिर कन्वर्ट हुआ 95 में जी। मैं जापान गया, मैं ट्रेनिंग लेके आया, हमने अपनी टीम भेजी जापान में ट्रेनिंग के लिए, एंड देन फिर धीरे धीरे क्वालिटी में जीरो डिफेक्ट आया। ओके। एंड यू वुड नॉट बिलीव, एक पार्ट हम मान लीजिए ऑयल प्रेशर स्विच था जो मुझे याद आता है, वो हमको 20 रुपए का देते थे, मारुति ने उसको 75 रुपीज प्राइस कर दिया हमारा। ओके। बोला डिफेक्ट नहीं चाहिए, पैसे ज्यादा ले लो लेकिन डिफेक्ट नहीं चाहिए। ओके। और वो हुआ। और उससे पहले होता था कि भाई पैसे कम करो, डिफेक्ट आ भी जाए तो कोई बात नहीं। हाँ। तो ये एक माइंडसेट चेंज ऑटो इंडस्ट्री में आया। तो मारुति ने आने से पहले ये सर्वे किया, सब लोगों की बातें सुनी, समझा क्या प्रॉब्लम्स हैं, तभी अपना सप्लाई चेन बनाया होगा और ये पॉलिसीज बनाई होंगी। बिल्कुल सारा स्टडी किया। हाँ। मारुति टोयोटा का इनका बहुत डीप स्टडी रहता है मार्केट का जी। ये लोग ट्रक में बैठ करके, उनके बहुत सीनियर आदमी जब प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं तो ट्रक में बैठ के जाते हैं कि कहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, कहाँ पानी आता है, अच्छा। क्या होता है, बहुत डीप स्टडी रहती है मार्केट की, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन और जापान की और यूरोप की कंडीशन सेम नहीं है। रोड कंडीशन को कह लीजिए या यूजेस कंडीशन को कह लीजिए जी। तो समटाइम्स वी नीड मोर स्ट्रॉन्गर स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट। करेक्ट। कि भाई ये कंपोनेंट में उस स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा चाहिए। वहाँ पर तो लिखा होता है हॉर्न नॉट टू ब्लो हॉर्न, यहाँ लिखा है ट्रक के पीछे ब्लो हॉर्न प्लीज। करेक्ट। तो आप ये देख लीजिए कि मतलब इंडस्ट्री का नॉर्म क्या है और कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। वहाँ वाला बनाए प्रोडक्ट तो कैसा बनाए, वहाँ की ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन है 100,000 साइकिल पर एट वन टाइम। करेक्ट। यहाँ में है 5 मिलियन। तो कितना डिफरेंस है, 500 में छोड़िए। तो ये सब स्पेसिफिकेशन चेंज हुई एज पर द इंडियन रोड कंडीशन, एज पर द इंडियन यूजर कंडीशन। एंड फिर बट वो शुरू से क्वालिटी कॉन्शियस रहे जापानी जो थे ना, उससे क्वालिटी कल्चर आया, माइंडसेट चेंज हुआ लोगों का। चलेगा बोल करके नहीं, छट जाएगा, ओईएम के अंदर में छट जाता था मटेरियल, जीरो डिफेक्ट नथिंग डूइंग, और हुआ। और ये हुआ कंज्यूमर्स ने देखा, उसका फायदा भी उठाया। पे काम करते हैं आज, हमारी साल के अंदर में कोई अगर एक दो कंप्लेंट आ जाओगे तो 0 कंप्लेंट चाहिए हमको साल में। जीरो मीन्स जीरो, नो लाइन फेल्यूर, नो वारंटी फेल्यूर। और अगर हो जाए तो फिर रिकॉल्स भी चलते हैं। अभी तो रिकॉल उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए इंडिया में, बट धीरे धीरे हो रहे हैं, आप सुनते होंगे। करेक्ट। यूएस में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाहर के देशों में, यहाँ पे तो अभी शुरू हुआ है। करेक्ट। तकाता करके कंपनी थी सीट बेल्ट की और एयर बैग की, कंपनी वैनिश हो गई। बिकॉज दे कुड नॉट चेंज। नहीं, रिकॉल ही नहीं कर पाए, रिकॉल में खत्म हो गई, इतना नुकसान हो गया। इतने नुकसान। वाह। तो ये मारुति का आना और ये टाई अप होना गवर्नमेंट का और जापानीज कंपनी का, सुजुकी का, तो क्या ये एक पिवटल मोमेंट पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए रहा? पूरी ऑटो इंडस्ट्री के लिए था। 84-85 में मारुति आई, उसके बाद में साथ 86-87 में 2 व्हीलर आ गए, हीरो होंडा, सुजुकी, यामाहा, ये लोग आ गए। स्कोर्ट्स यामाहा था उस टाइम पर। करेक्ट। तो ये लोग आ गए, तो इन्होंने सारा कंपनी की नीड रिक्वायरमेंट को चेंज किया। जो पॉजिटिव लोग थे वो तो चेंज हो गए, जो नेगेटिव थे वो वैनिश हो गए। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हम यहाँ क्यों इकोसिस्टम बनाएं, इनको क्यों टेक्नोलॉजी दें, हम खुद ही क्यों नहीं आ जाते हैं? बड़ी बड़ी कंपनीज थी, होंडा, सुजुकी। ये प्रॉब्लम पहले भी थी और आज भी है कंट्री के अंदर में। कई लोग अपने बाद में, पहले इन्होंने स्कॉट्स यामा में, जैसे स्कॉट्स पार्टनर थे, बाद में स्कॉट्स ने विड्रॉ कर लिया। हीरो के अंदर में, हीरो होंडा के बाद में होंडा ने अब जाकर के विड्रॉ किया पिछले 10 साल पहले। करेक्ट। तो इंडियन कंडीशन उस टाइम पे 84 में लिबरलाइजेशन नहीं था। करेक्ट। तो इंडियन कंडीशन इनको इतनी, फॉरेन एफडीआई को इतनी लुक्रेटिव नहीं थी, और यहाँ पर कंस्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। ये तो बाद में हुआ ना 1891 के बाद, और अब जाकर के हुआ, उस जमाने में नहीं था। करेक्ट। तो उस जमाने में इंडियन पार्टनर चाहिए था। करेक्ट। तो आपको जब ये पहली एक कॉल आई कि भाई वी आर सुजुकी, वी वांटेड दिस वे,
तो वाज इट लाइक एन इमीडिएट एक्सेप्टेंस कि भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा कर दो, या एक रेजिस्टेंस आया कि यार ये कर तो दें चेंज, तो चलेगा नहीं चलेगा, होगा नहीं होगा, बाकी कस्टमर्स का क्या होगा, हमारा ध्यान इधर ना चला जाए या उधर ना चला जाए, तो कुछ कंफ्यूजन था या यू आर वेरी क्लियर? वेरी क्लियर, पॉजिटिव अप्रोच थी। पॉजिटिव अप्रोच। और पॉजिटिव अप्रोच थी। हमने जब अपनी टीम भेजी वहाँ पर, जी 5 लोगों की टीम, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल चेंज होता रहा। जी। जो लोगों के माइंडसेट थे, ये है कि कुछ ओल्ड कुछ न्यू कमर मिक्स होता रहा, ये सब चैलेंजेस आते रहे। जो लोग नए आए, पुरानों का मेल कराना, बट ये नए लोगों के टेक्नोलॉजी माइंडसेट कुछ बेटर था, इनका अपलिफ्ट होना था। तो ये दोनों का ये चैलेंजेस हम, क्योंकि सभी इंडस्ट्री में रहे होंगे बट हमको भी रहे, तो हमने कुछ लोग भेजे पुराने, कुछ लोग नए जापान भेजे। अच्छा। जाके देख के आओ, आप 2 महीने रहो, 3 महीने रहो, जाके देखो वहाँ काम कैसा होता है। जो वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई हम तो बहुत लगभग 20 साल पीछे हैं। तो 20 साल पीछे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कई बार लोग अपना काम करते हैं और कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना चाहते हैं, तो एक हेजिटेशन तो रहती है, क्योंकि ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाली बात है कि भाई जो आता है, भाई मैं तो 20 साल से गाड़ियाँ बना रहा हूँ, कंपोनेंट बना रहा हूँ, मुझे अब कौन क्या कितना सिखाएगा, भाई थोड़ा बहुत ही सीखेगा। लेकिन वास्तविकता में जब आदमी खुद उठ के उस टेक्नोलॉजी के अंदर जाके इमर्स करता है, दूसरी कंट्री में जाता है और देखता है चारों तरफ, और तब उसको महसूस होता है कि वाकई में ही बहुत बड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक स्टेप है, ये बहुत कम कंपनीज ले पाती हैं। यू आर राइट। कई बार तो हाई हेडेड अप्रोच हो जाती है अगर आप मार्केट में सक्सेस होते हो, जो आपने बोला जी। जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो हाई हेडेड अप्रोच है, एरोगेंस आ जाती है जी। और एक आदमी रहते हैं हमारी कंपनी, हम लकी थे, हम लोग संस्कार कह लो, उसको वैल्यू सिस्टम कह लो, धरती से जुड़े रह करके हमने लर्निंग हमेशा सीखी जी। कि लर्निंग बाय शेयरिंग गुड एंड बैड एग्जांपल्स। जी। तब हम यही करते रहे कि भाई यार जो सही है वो सही है, गलत है से गलत है। और जब सीइंग इज द बिलीफ, ये जापानीज का एक कल्चर है, उसको बोलते हैं 3G। 3G। गो, हाँ 3G मतलब गो टू द गेम्बा, गेम्बा मतलब गो टू द वर्क प्लेस, लुक बाय योर सेल्फ एंड टेक रियलिस्टिक एक्शन। ओके। तो ये हमने जापान से सीखा। यहाँ हम लोग ऑफिस में बैठ के सोचते थे भाई क्या प्रॉब्लम है, लेके आओ, दिखाओ। शॉप फ्लोर पे उठ के जाते नहीं थे उस जमाने में। तो वो कहते हैं कि भैया आप शॉप फ्लोर पे जाओ जहाँ प्रॉब्लम है, वहां देखो क्या रियल सिचुएशन क्या है, करेक्ट, और रियलिस्टिक एक्शन क्या लें। करेक्ट। तो माइंडसेट का इशू है सारा। बट ये जो चेंज हो जाएगा वो आगे बढ़ेगा, हुआ वो बढ़े भी आगे, जो नहीं रहे कहीं वैनिश हो गए। अब आप देखो ना, हिंदुस्तान मोटर कहाँ है, क्या कंपनी थी, क्या वो किया नहीं बन सकती थी? प्राइड थी। प्रीमियर पद्मिनी, वो भी प्राइड थी। लोग वेट किया करते बजाज ने चेंज कर लिया, बजाज चेंज, वो भी उनको भी, हालांकि उनका वेस्पा प्रीमियम में बिकता था जी, बट राजीव जी के आने के बाद उन्होंने सारा चेंज करके, उन्होंने भी जापानीज गुरु रखे, उनसे सीखा उन्होंने, राजीव जी ने पॉजिटिव अप्रोच में, और उन्होंने अपने कंपनी को फेस लिफ्ट करके दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ गए। टेक्नोलॉजी इज द की, टेक्नोलॉजी प्लस सस्टेनेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी। तो जो टेक्नोलॉजी के पीछे आपने लोगों को वहाँ भेजा, क्या आज हिंदुस्तान में उस लेवल की टेक्नोलॉजी बन रही है, या उतना डेयर करते हैं यहाँ के इंजीनियर्स कि भाई हम भी अब वर्ल्ड को सिखाएंगे, हमने तो सीखा है वर्ल्ड से अभी तक, चाहे आप जर्मनी ले लें या जापान ले लें, वहीं की बेस्ट ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या वो माइंडसेट भी आज देखने को मिलता है? बहुत चेंज हो गया है, बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा अभी भी सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज अभी भी हैं कंट्री में। सस्टेनेबिलिटी कहें तो? मतलब ऑन द क्वालिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी फर्स्ट। लेकिन टेक्नोलॉजी पहले थोड़ी सी एक स्टेप पीछे आती है। पहले जो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी सस्टेनेबल क्वालिटी चाहिए, सस्टेनेबल डिलीवरी। आज हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, बट उस स्पीड से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहे जिस स्पीड से चाइना और ताइवान के हैं, या जापान ने किया। तो अब हम लोग काफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इवन हार्ले डेविडसन को, BMW को, ये सबको यहाँ से इंडिया से US भेजते हैं, जॉन डियर को। बट अगर आप ओवरऑल कंट्री लेवल पे पूछो तो आई वुड से 90% तक बेटर आ गया। 10% अभी भी क्वालिटी की सस्टेनेबिलिटी। Tier 2 का भी चैलेंज है। हम लोग तो फिर मैच्योर हो गए, आज हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको कैसे डेवलप करें हम।
जो छोटी जगहें हैं, जहाँ छोटे जगहों पे प्लांट्स लगे हैं, बड़े छोटे सप्लायर, हमारे सप्लायर, सप्लायर्स जो जगह नहीं, टियर 2 हम बोलते हैं सप्लायर्स को। तो हमारे सप्लायर्स, और या हम में भी कह लो, हमारी कम्युनिटी में भी हुआ क्या कि जैसे जैसे पैसा आया, अर्निंग आई, लोगों ने अपना कुछ रियल एस्टेट में लगा दिया, लोगों ने कोई शेयर में लगा दिया, बजाय बिजनेस में वापस लगाऊं। तो टेक्नोलॉजी के लिए और क्वालिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको इंजीनियर्स चाहिए, आपको वैलिडेशन के लिए इक्विपमेंट चाहिए। तो यू हैव टू फ्लो बैक योर मनी करेक्ट इनटू द बिजनेस। निकालो, बट एक लिमिट से निकालो। तो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि कई लोग अपना काम शुरू करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, किसी भी सेक्टर की बात करें, तो जब तक आप 100,000, 10,000, 1,00,000 पीस बना रहे हैं, आपका फोकस रहता है। जहाँ वो मिलियंस में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो प्रोसेस इतने वीक हो जाते हैं, और वहीं क्वालिटी के डिफेक्ट्स और वो सब बनने शुरू करते हैं, और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आपके OEMs को झेलना पड़ता है, जो फिर ऑर्डर्स कैंसिल करते हैं, या जैसे आप कह रहे हैं रिवर्सल्स होते हैं, नए मॉडल के ऑर्डर नहीं देते। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत पेन स्टेकिंग प्रोसेस है, जिसको आपने बखूबी किया। तो ये कैसे आपको लगा कि भाई मेरे को जो पैसा मैं बना रहा हूँ, इसको घर नहीं ले जाना, इसको वापस बिजनेस में डालना है? एक प्रलोभन तो रहता ही है, भाई कल क्या हो बिजनेस का, चले ना चले, आज पैसा बना लिया है तो चलो रियल एस्टेट में डाल दें, ये एसेट खड़ा कर लें, तो वापस बिजनेस में क्यों डालें? नया कोई बिजनेस ही शुरू कर दें, नया कोई डाइवर्सिफाई कर ले। तो ये आपने अपने आप को कैसे रोका? नहीं, हम भी आए इस चक्कर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हमने बाद में रियलाइज कर लिया कि नहीं, हम गलत राह पर चले गए। अच्छा, हमें बैक टू बेसिक आ जाना चाहिए। ये कैसे महसूस हुआ? कोई मतलब अलार्म बेल या कोई? देखिए, आप किसी भी नए बिजनेस में गए, हम सोलर में गए थे फॉर एग्जांपल, हमने विलेजेस के अंदर सोचा था कि विलेजेस में जाके सोलर को प्रमोट करें, लालटेन करें। गवर्नमेंट की स्कीम आ रही थी उस टाइम पर, एक बात 10 से 15 साल पुरानी होगी, 10-12 साल। जी। एक तो हमारा वहाँ पर स्किल नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, प्लेयर्स वहाँ के अलग हैं। हमें एक नई फील्ड में जाकर के अपने आप को बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, फिर उसके लिए प्रोफेशनल लाने, उसके लिए चीज लाने, तो हमारी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली कहीं डाइवर्ट होती है दूसरी जगह। करेक्ट। तो जब इंजीनियर डाइवर्ट होने लगी, तो वो उसका एक गेस्टेशन पीरियड होता है नए बिजनेस का। उसमें तो वो मांगता है कि भाई 2-4 साल, 3-4 साल वहाँ आपकी ब्लीडिंग होती है, यहाँ आपका फोकस कम होता है। तो जब मैं बार बार सस्टेनेबिलिटी वर्ड बोल रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, वर्ड का तो कंसिस्टेंसी एंड इंजीनियरिंग। तो फिर हमने बाद में रियलाइज किया कि यार ये गलत काम हो गया, इसको बंद करो। मतलब मिनिमाइज नहीं, खत्म ही करो। नहीं, तो बिक जाए तो बेच दो, और नहीं तो शुद्ध ताला लगा दो। 1 साल का हमने कोई टाइम रखा। हमने कहा भाई बिके तो बेच दो, कुछ बिक गया, कुछ ताला लगा के वापस आ गए। उसके बाद सौगन खाली कि ऑटो और ऑटो। तो फिर ऑटो में भी क्यों अब से सौगन क्यों खाई कि इसके अंदर में बहुत फ्यूचर है हमारी कंट्री का। अगर GDP और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अगर मैं ऑटो को देखूं तो हमारी कार इंडस्ट्री में 27 मिलियन गाड़ियां बनती हैं चाइना में, हम लोग बनाते हैं 4+ अभी पहुंचे हैं इसी साल। अच्छा, 1/6 है, तो 1/7 के लो आप जी। अब आप कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्या यहाँ नहीं बढ़ेगी डे बाय डे? करेक्ट। तो हमारे जो प्रोजेक्शंस है वो 8 to 10 मिलियन है इन अदर 8 to 10 ईयर्स। मतलब 10 साल में समझ लीजिए डबल तो 2.5 टाइम्स होनी है, बल्कि ज्यादा होगी अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, रोड कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। तो है ही ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, तो बढ़ी रही है। हाँ, और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हो रही है। उस टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन से हमारी जो किट वैल्यू है पर कार की, पहले तो मान लीजिए सिर्फ एक स्विचेस होते थे, अब आप देखो कार के अंदर में टेक्नोलॉजी, स्पीडोमीटर अलग होते थे, इंफोटेनमेंट अलग, आज आपका कंप्लीट IP पैनल बन गया, सारा इंटीग्रेशन हो गया जी। तो एक गाड़ी की जो किट वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की वो बढ़ती जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी, ऐसे 2 व्हीलर हम लोग कोई 22-23 मिलियन बनाते थे 18-19 में, अभी कोई 17 बनाते हैं। ये भी 35-40 मिलियन पे जाएगा। ये कम हुआ है पिछले 3-4 साल से कम हुआ है। क्या रीजन? कोविड? एक तो कोविड का रीजन था, और ज्यादा लोग कार से मूव हो गए, कुछ कार पे मूव हो गए, कुछ उस सेगमेंट में मोपेड सेगमेंट होती थी हमारी। अच्छा, वो मोपेड और जैसे नैनो नहीं चली ना, तो इंडिया के अंदर में एक वो है कि यार मैं लो
बोले मैं मुपेट में क्यों चलूँ, एक सोसाइटी का मतलब इमेज की भी बात इमेज की भी बात आ जाती। इंडस्ट्री तो बढ़ी रही है जैसा आपने बताया, और आपने उसी में ही फोकस रखा और आपको दिख गया कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही को पकड़ के रखो। और ऐसा ही कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस हमारा भी था जब हम मेडिकल आईआईटी की कोचिंग करा रहे थे। तो रोज़ एक प्रपोजल आया कि भाई कैट की भी करा लो, बैंक पीओ की भी करा लो, बाहर भी बच्चे भेज दो, एसएटी भी कर लो। तो कभी लगता था कि हम ही करें, लेकिन हमने एक स्टडी किया और उसमें देखा कि मार्केट का साइज़ क्या है जिसमें हम खेल रहे हैं अभी। तो मार्केट का साइज़ जब निकल के आया और हमारा जब हमने अपना नंबर्स देखे, भाई हमें क्लियर दिख गया कि इसमें हम सिर्फ 5% है। मैंने कहा जब हम 5% हैं और 95% अभी पड़ा हुआ है और ये सारी चीज़ें हमारी फेवर में है, तो हम नई जगह जाके सिर क्यों मारें। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई हम कहीं और गए तो वहाँ एनर्जी डिप्लीट हुई, क्योंकि हर नया बिजनेस कुछ जेस्टेशन पीरियड लेता है और आपकी एनर्जी खा जाता है। तो ये एक काफ़ी फैमिली बिजनेसेस में ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते हैं बड़े ग्रुप्स हैं वो काफ़ी इजीली और काफ़ी वाइडली डाइवर्सिफाई करते हैं। क्या वो एक कोई अलग फिलॉसफी है, या वो गेम ऑफ द मनी है, या उसके कुछ और रीजंस हैं? एक तो जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आपके पास अगर एक इंडस्ट्री में मान लीजिए मैं ऑटो में देख रहा हूँ, मेरे पास अगर मैं अपनी एक प्रोफेशनल टीम, अल्टीमेटली इज द पीपल, आप मेरे से पूछे अल्टीमेटली इज ए ह्यूमन बीइंग, दोज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, बट दे आर द वन हु क्रिएट द बैलेंस शीट। करेक्ट, इजंट इट? वही लोग बनाते हैं बैलेंस शीट की। हेल्थ कहाँ से है? उन्हीं लोगों से ही है ना। तो हमारे यहाँ तो बढ़ के मतलब वैल्यू सिस्टम्स के अंदर में पीपल आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेट जी। एंड वी लाइक हमारे विजन स्टेटमेंट में भी है कि इट्स ए फैमिली, सो वी ट्रीट एवरीबॉडी लाइक ए फैमिली। ओके, प्रोफेशनल्स है बट हम फैमिली के तरीके से काम करते हैं, और वो हमारी सक्सेस का एक वन ऑफ द मेजर रीजन है। लोग अपना समझ के काम करते हैं, लोग बिलोंगिंगनेस से काम करते हैं, ओनरशिप से काम करते हैं। वी गिव एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी टू वर्क, इवन दो यू डू मिस्टेक। कौन नहीं करेगा मिस्टेक? मैं भी तो कर सकता हूँ। करेक्ट, वो भी कर सकते हैं। मिस्टेक को हाइड मत करो, बताओ और लर्न करो उससे, सीखो उससे, और दोबारा मत करो। और हमें कई बार मैनेजमेंट जो है ना, वही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है कि लोग छुपाने शुरू कर देते हैं मिस्टेक्स को। करेक्ट। अगर आप डरा दोगे, उसको पनिश कर दोगे, तो अगली बार बताएगा नहीं। तो अगर आपका एक बिजनेस सेटअप हो जाता है जो कि बाय एंड लार्ज ठीक चलता है, जहाँ लीडरशिप पोजीशन आ गई, तो आप दूसरा तीसरा बना सकते हो। फिर पावर ऑफ मनी जो आपने बताया जी, एंड जब आपका सेटअप हो जाता है तो फिर अच्छा टैलेंट भी आता है आपके पास, टैलेंट आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, बाजार में आपका ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। फिर जब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप आपके पास टैलेंट आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योरशिप में पैशन और पॉजिटिविटी चाहिए। पैशन है तभी आप मल्टी फोल्ड, मल्टी प्रोडक्ट लाइन, मल्टी चीज़ों को समझ के ज्ञान समझ लोगे। और जैसे आपने बताया 5%, और तो हम लोगों ने जैसे बना रखा है कि हम लोग, हमारी मल्टी प्रोडक्ट लाइन है ऑटो में भी, अलॉय व्हील, स्विचेस, लाइटिंग, ऐसे 25 टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जी। और अगर तो हमने ये सोचा है कि हम कई नए प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी भी आती है। हम ये समझते हैं कि हमारा कम से कम 30% एंड अबाउ मार्केट शेयर हो इंडिया में। 30%, तो वो डोमिनेंट प्लेयर कहलाएंगे। इसमें हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी और हमारी क्वालिटी, सस्टेनेबल क्वालिटी या कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये अगर कस्टमर को नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में QCDD चाहिए होती है, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी एंड डेवलपमेंटल, यानी कि टेक्नोलॉजी QCDD, फर्स्ट टाइम राइट, ऑन टाइम राइट प्रोडक्ट चाहिए उसको, नए मॉडल के लिए भी। तो अगर आपकी QCDD बेटर है तो आप 30% एंड अबाउट जाएंगे। तो अगर एक बार आपने मार्केट शेयर गेन कर लिया और सस्टेनेबल हो गया, तो हो सकता है आप कोई दूसरे बिजनेस की तरफ सोच ले, बट ये पैशन अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है जी। तो आपके हिसाब से जब आप इंडिया में इतना काम कर रहे हैं और आपने अपना यहाँ फोकस रखा, तो मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपके ग्रुप ने इंटरनेशनल एक्सपेंशंस भी बहुत करी। तो इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन क्यों करी और क्या चैलेंजेस आए? काफ़ी लोग इस चीज़ में अटक जाते हैं, उसी मार्केट में
एक छोटे तालाब की तरह रह जाते हैं, बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। तो वहाँ कैसे आपने कदम रखा? ये वो खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी आई या आप ढूंढने गए? 2001 में जब हम एक यामाहा को पार्ट देते थे, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री बहुत पुरानी है जी। धीरे धीरे सारे OEMs ऐड होते चले गए। हाँ जी। सो टुडे वी आर सप्लाइंग who's in the auto, Yes. whether it is two-wheeler, tractor, CV, commercial vehicle and cars. So at that time we were supplying to Yamaha, even today is one of our important customer. So उनके मासिक परचेजिंग को मैनेजर आए इंडोनेशिया से, तो वो आकर के 2001 में हमारी फैक्ट्री देखी, तो उन्होंने कहा यार ये तो आप बहुत बढ़िया पार्ट बनाते हो, आप क्यों नहीं हमको इंडोनेशिया देते? अच्छा। मैंने इंडोनेशिया, हमने तो कोई नाम भी नहीं सुना, कैसे कहा इंडोनेशिया क्या? नहीं आप आओ, मैं आपको वेलकम करूंगा, आप आओ, और हमारा पेन एरिया है ये जी। मैंने कहा ठीक है हम आते हैं। हम गए वहाँ पर, एक दो आदमियों को लेकर मैं गए तो वहाँ पर देखा कि वो स्विचेस अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते थे। अच्छा। यामा वाले। तो जब वो मैंने फैक्ट्री दिखाई, घुमा के बोले यार ये स्विच फैक्ट्री आप यहाँ से बाहर ले जाओ और आप बना दो, हमारा बड़ा पेन एरिया है। तो मैंने कहा सब इस तरह तो हमारी रिस्क एपिटाइट नहीं है, आप ऐसा करो हमसे हिंदुस्तान से साल 2 साल के लिए स्विच बनवा करके लेना शुरू करो, हम आपको इंडिया से बना करके स्टेप बाय स्टेप। ये हमने अप्रोच जापानियों से भी सीखी। अच्छा, मतलब एक साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करी? इन्वेस्टमेंट बड़ी करी, बट उसमें भी स्टेप बाय स्टेप आप इन्वेस्टमेंट तो काफी बड़ी आजकल तो हम तो मेगा प्लांट लगाने लगे, वो छोटे छोटे प्लांटों में हमारी एफिशिएंसी नहीं आती जी। तो जब हम गए वहाँ पर तो हमने उनकी क्वालिटी एस्टेब्लिश वगैरह करके 3-4 साल हमने यहाँ से मटेरियल शिप किया। 2005 में जब हम एस्टेब्लिश हो गए वही QC रेडी में, फिर हमने वहाँ 2005 में पहला ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया, बड़े खुश हुए वो। अच्छा। और उन्होंने वहाँ से हमको बिजनेस दिया। तो आप ये मान करके चलिए, अवर कॉम्पिटिटर वॉज जैपनीज, वॉज ए जैपनीज प्लेयर देयर एंड अवर कस्टमर्स आर जैपनीज। वी वर अगेंस्ट द ऑड, एंड वी वर द ओनली इंडियन कंपनी इन द ऑटो एट दैट टाइम देयर। नो ऑटोमोबाइल, नो इंडियन कंपोनेंट। तो हमने रिस्क ली, हमने 2-4-5 आदमी भेजे यहाँ से अपने, हमने कहा जाओ लगाओ सीखो, और वो फर्स्ट क्लास चला। उन्होंने हमको मोर देन 50% मार्केट शेयर दे दिया अपना। फिर उसके बाद सुजुकी, होंडा, यामाहा, फिर उसके बाद हमने वियतनाम फैक्ट्री लगाई। बोथ आर वेरी सक्सेसफुल इवन नाउ टुडे। एंड देन बाद में हमने फिर M&A किया। दूसरा एक ये जो बाहर फॉरेन जाने का हमको लगा कि जो मैं टेक्नोलॉजी बोल रहा था, हम लोग ज्वाइंट वेंचर करते थे जी। तो ज्वाइंट वेंचर में कहीं हमको मेजोरिटी मिलती थी, कहीं माइनॉरिटी मिलती थी। तो धीरे धीरे के हमने बाद में ये सोचा कि क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को एक्वायर करें, M&A करें। ओके। तब हमने जर्मनी के अंदर में M&A किया। तो मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी और कंपनियां एक्वायर करनी शुरू करी, दो कंपनी और उनकी IP अपने पास लाने लगे और वहां भी यूज करने लगे, इंडिया में यूज करने लगे हम। हमने एम्बेडेड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की एक कंपनी करी, एक लाइटिंग सिस्टम की करी। अब लाइटिंग सिस्टम में वी आर ऑन अवर ओन, वी आर नॉट विद एनीवन, सो वी कैन सप्लाई लाइटिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ लाइटिंग ऑन अवर ओन विद आवर R&D। ओके, तो वो अब आप इन हाउस आपकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी है। तो ये ग्लोबल सप्लाई चेन की लोग आज बात करते हैं, और इंडिया में काफ़ी लोग उस पर काम कर रहे हैं, और इसकी एक डिमांड आ रही है। तो इंडिया की एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब स्पेशली फॉर ऑटो, क्या उसकी कोई इमेज में चेंज आया है पहले के बतौर, और वो क्यों आया है? मतलब क्या यहाँ के इंजीनियर्स अच्छे होने लगे हैं, प्रोसेस अच्छे होने लगे हैं, या एंटरप्रेन्योर्स के माइंडसेट्स बदले हैं? मल्टीपल मतलब एक रीजन तो नहीं है, एक रीजन तो सब नहीं, कुछ है, मतलब ऐसा कुछ मैं जो मिस कर रहा हूँ। तो देखिए, कई लोग R&D के ऊपर में कईयों ने फोकस किया, कई सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर बन के रह गए। तो जो मैन्युफैक्चरर बन के रह गए वो बिल्ड टू प्रिंट का काम करने लगे। अच्छा, कि आपने वहां से ड्राइंग आई, डिजाइन आया, बना के भेजा, और बिल्कुल डमी कि ये बोलो, ये मिल गया, खत्म भाई, मैं अपना दिमाग इसमें नहीं लगा। हम लोगों ने क्या किया, जैसे आज से 6-7 साल पहले, 7 ईयर्स अगो, हम लोगों ने सोचा कि हम R&D पूरा एक अपना नेटवर्क, अपना पूरा सेल्फ रिलायंस के लिए क्रिएट करें। तो हमने एक अपना डिवीजन शुरू किया क्रिएट करके, सेंटर फॉर रिसर्च, C फॉर सेंटर रिसर्च ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ओके। तो जब हमने क्रिएट किया तो टुडे देयर आर अराउंड 700 इंजीनियर्स वर्किंग इन दिस R&D ओनली फॉर इनोवेशन। Okay. They don't do our on a regular product. Regular
product development and all that, our all businesses are doing business engineering. So almost today we have more than 2,000 people in the engineering and R&D. Only in engineering R&D? Only in engineering R&D. Globally, overall? Globally. Okay. So ये लोग अपना अपने प्रोडक्ट का लेवल अप करते हैं, किन्हीं लोगों की जिम्मेवारी है इंजीनियरिंग की लेवल अप करें जी। एक है टोटल क्रिएटिव इनोवेशन करें, डिस्ट्रप्शन करें अपने ही प्रोडक्ट को के अंदर मैं क्या फीचर ऐड करूं, कैसे वैल्यू फॉर मनी दूं और कस्टमर की लेटेंट नीड को पूरा करूं। तो हम लोग के जो रिसर्च पे जाते हैं, हमारी टीम है रिसर्च जाती है, ओईएम वाले भी करते हैं, जो व्हीकल वाले होते हैं, हम खुद भी करते हैं कि मान लीजिए शॉपिंग मॉल में जा करके मार्केट सर्वे करते हैं कि व्हाट इज द वॉइस ऑफ कस्टमर, यंगस्टर्स क्या चाह रहा है, कॉलेजेस में चले गए। तो एट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग लेवल भी ये फीडबैक आना जरूरी है। मेरे को लगा ये तो कार डिजाइन कंपनीज कार डिजाइन कंपनी भी करती है, एक तो कार डिजाइन कंपनी हमको करके दे, एक हम अपने आप में खुद इनिशिएटिव लेके कार डिजाइन कंपनी के पास जाएं, उनके प्रोडक्ट प्लानिंग पे उन पे इंजीनियरिंग के साथ देखिए हमने ये सर्वे किया मार्केट में, आज हम आपको ये दे रहे हैं और अगर हम आपको ये देते हैं तो दिस इज द वॉइस ऑफ कस्टमर, वो बड़े खुश होते हैं। तो ये तो एक मैं बड़ी यूनिक चीज़ सुन रहा हूँ, क्योंकि मतलब ये तो एक ऐसा हो गया कि भाई शर्ट कंपनी तो सर्वे कर रही है कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, जो थ्रेड एंड बटन मेकिंग है वो भी सर्वे कर रही है कि कस्टमर की नीड क्या है और किस टाइप का बटन चाहिए, हाँ किस टाइप का धागा उसको पसंद जबकि मतलब एक अमूमन तौर पे लोग सोचेंगे कि भाई शर्ट कंपनी है वही बताएगी बटन कंपनी को भी ऐसे बना दो, जबकि आपने एक डाउनवर्ड टू अपवर्ड अप्रोच भी ली, जो अपवर्ड से डाउनवर्ड वो लोग कर रहे थे। हमने जब पहली बार टेलीमेटिक्स लॉन्च किया जी, तो टेलीमेटिक्स के अंदर में बहुत इनपुट मिले, वी वर द फर्स्ट वन टू लॉन्च इन इंडिया। होंडा कनेक्ट आया था एक, होंडा वालों ने हमारा प्रोडक्ट लगाया, तो बहुत फर्स्ट टाइम था। और जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो यूजर को पता ही नहीं कि मुझे चाहिए क्या, करेक्ट, मुझे मेरी सर्विस की उसमें चाहिए, आपके अंदर में मुझे मेरा इंजन के सारा हेल्थ चाहिए, मुझे एसओएस चाहिए, अलर्ट चाहिए, तो डिफरेंट चीजें हम उनसे पूछते चले गए और धीरे धीरे अपने इनकॉर्पोरेट चलते चले, वो बना दिया हमने। फिर ओईएम पे लेके गए कि साहब ये देखिए, दे वर वेरी हैप्पी एंड इवन वी आर डूइंग दिस इवन टुडे। जो मैंने बताया ना कि इंडिया की नीड डिफरेंट है जापान की, करेक्ट, जापान में जो गाड़ी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर डिफरेंट हो जाती है आकर के, करेक्ट, बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशन एंड द यूजर कंडीशन। मतलब डिफरेंट एज इन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट या मार्जिनल? स्पेसिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो आपने इनोवेशन की, R&D की काफ़ी बात करी, तो ऐसी क्या इनोवेशन या R&D जिसको मैं बोलूँ जिसका आउट प्रोडक्ट ऐसा निकला हो जो जिसकी देन इस इंडस्ट्री को सिर्फ मिंडा ग्रुप से आई हो? ऐसे कौन से ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स? बहुत सारे ब्रेक थ्रू हैं, मतलब जिन्होंने ऑटो कंपोनेंट की शक्ल बदल दी। हाँ, इनोवेशन डे करते हैं हम अपने सारे ग्रुप में। अच्छा, तो सारे जो मैंने इंजीनियर्स बताया उस इनोवेशन से इनोवेशन लाते हैं। हाँ। क्या नई चीज आ सकती है, तो 3 तरीके की इनोवेशन होती है हमारे। हाँ। एक प्रोडक्ट इनोवेशन, ओके, एक प्रोसेस इनोवेशन जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जी, और एक सिस्टम हमारे कुछ भी मतलब लेंदी सिस्टम है उसको कैसे करें। तो प्रोसेस और प्रोडक्ट को उसको प्रोसेस को और सिस्टम को एक बार छोड़ते हैं हम जी, प्रोडक्ट की बात करें। जैसे हमने वायरलेस चार्जर फर्स्ट टाइम इन इंट्रोड्यूस किया, वायरलेस चार्जर जो गाड़ियों में आ रहा है, फोन रखते ही, फोन रखते, तो वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया एंड वी आर द ओनली वन इन इंडिया एट प्रेजेंट हु इंट्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट इन इंडिया। पहले बाहर बनता था, करेक्ट, और वो इंपोर्ट होता था। टेलीमेटिक्स आपने बताया इंपोर्ट होता था, हमने दिया जी। और एलॉय व्हील, यस, वो मान लीजिए पहले इंपोर्ट होते थे चाइना से, करेक्ट, और सदियों से इंपोर्ट हो रहे हैं, 20-25 साल से। वो कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस यहाँ नहीं थी, टेक्नोलॉजी यहाँ नहीं थी, हमने यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर दिया, करेक्ट। और ये जो ईवी के चार्जर हैं जो बजाज में हैं, बॉडी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, चार्जर, कंट्रोलर, ये सब ईवी के अंदर में हमने पहले दिए, फर्स्ट वन इन इंडिया टू लोकलाइज। So there are multiple example like that. काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है जिस स्केल का काम मिंडा ग्रुप में होता है, जिस स्केल तक आप इस कंपनी को लेके गए हो। तो मैं चाहूँगा थोड़े नंबर्स पे आप अगर
कुछ रोशनी डालें कि हाउ बिग इज़ द ग्रुप, कितने कंपोनेंट्स, क्या उसका स्केल है कंपनी का, उस पर ज़रा बताएं। बिल्कुल बताऊंगा। पहली बात तो हम B2B में हैं, तो हम थोड़े से कंजर्वेटिव रहते हैं B2B के कारण। ओके। और कुछ हमारे OEM कस्टमर रहते हैं तो थोड़ा सा हम लोग बोलते कम है जी। हालांकि लिस्टेड कंपनी है तो हमें फिर भी बोलना चाहिए, बट फिर भी हम बाय नेचर तो ये शुरुआत है सर आज यही रियल स्टोरीज को हम ये जो इतनी हार्डवर्क, इनोवेशन और जिसको कहते हैं ना पूरी कंट्री की इकोनॉमी की एक इंजन की अगर मैं बात करूं, इतना अच्छा काम हो रहा है और दुनिया को पता ही नहीं, वो दुनिया इधर उधर घूम रही है, वो सोशल मीडिया में ही मगन है। तो जो रियल काम हो रहा है इस कंट्री में, तो उसका भी उनको अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि वो इंस्पायर हों कि हम भी इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप जैसे टियर 2 की बात कर रहे थे, यू नीड क्वालिटी सप्लायर जो आपकी बातों से इंस्पायर होके अपने प्रोडक्ट्स को ठीक करें, ऐसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, तो दे शुड नो सर। टॉप लाइन वी हैव क्लोज समथिंग एज ए ग्रुप अराउंड 17,000 crore by this March. Okay. And we are about 30,000 employees all over the world, and around 72 plants. 72 plants. 72 plants. तो इंडिया में कितने हैं सर? इंडिया के अंदर में 67 है इसमें। 67। 5 में अगर मेरी एक तो मैक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, वियतनाम और एक कोलंबिया में है। ओके। वॉल्यूमिनस पार्ट है, जैसे लाइटिंग है, जैसे अलॉय व्हील है, वो हमें सब कस्टमर के पास रखना पड़ता है जितना पास हो जाए। तो इसलिए प्लांट इतने बनाने, इसलिए प्लांट जस्ट इन टाइम डिलीवरी चाहिए होती है। करेक्ट। तो कुछ तो हम स्टॉक से मैनेज कर लेते हैं अपने, और कुछ हमें फिर पास में हो तो बेटर है। करेक्ट। तो ये इतना वास्ट और इतना बड़ा बिजनेस, 72 फैक्ट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज, तो क्राइसिस तो बहुत आते होंगे सर। तो क्राइसिस हैंडलिंग एक हर एक आदमी के बस की बात नहीं है, क्राइसिस में ही कंपनियां बनती और बिगड़ती हैं। तो ऐसी क्या पिवटल क्राइसिस आए, आपने कैसे हैंडल किए अपनी लाइफ में, और मतलब एक क्राइसिस को हैंडल करने का मेरे को लगता है कोई फ्रेमवर्क बन गया होगा, क्योंकि आदमी हर बार तो परेशान नहीं हो सकता, उसका एक थॉट प्रोसेस बन जाता है, हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे कर लो। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पिवटल क्राइसिस आए जो आप कंपनी के लिए बेंचमार्क थे? बहुत आए क्राइसिस, जस्ट फ्यू जो याद आ रहे हैं अभी आपकी बात से। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ कोई लेबर प्रॉब्लम होती थी, जैसे 2005 में लास्ट हुई थी। जब लेबर प्रॉब्लम होती है तो सारे के सारे लेबर बाहर बैठ जाते हैं जी, एंड देन योर फैक्ट्री इज स्टॉप, यू कांट डू एनीथिंग, नो प्रोडक्शन। अब आपके व्हीकल वालों की लाइन रुक गई, तो क्या करेंगे आप? तो फिर हमने एक मॉडल डिवाइस किया उस जमाने में, एक बार 2001 में हुई थी, वो मॉडल बड़ा सक्सेसफुल रहा। अच्छा। हमने कुछ आदमी छाटे अपने 5 साल से पुराने, हमने कहा भाई साहब आप आओ, चलो बैठो एयर में, और 200 आदमी ले जाके उस फैक्ट्री के अंदर हमने बिठा दिए, और सो कॉल्ड कुक, टॉयलेट सब कुछ अरेंज कर दिया, टीवी वीवी। हमने कहा आप अंदर रहो, आप फैक्ट्री चलाओ, बाहर वालों को बाहर बैठने दो थोड़े दिन। अच्छा। वी हैव राइट टू रन आवर फैक्ट्री ऑन आवर वे। करेक्ट। चाहे महंगा पड़ा, आपने बाहर से बुलाया। उस समय महंगा नहीं देखा। हाँ, उस समय तो हमें कस्टमर कई बार लोग घबरा जाते हैं यार, क्यों? बाहर वाले कमजोर हो गए ना। वो कमजोर हो गए, भाई काम चल गया हमारे बिना, हमारे बगैर काम चल गया। फिर 2-2, 4-4, 5-5 करके आ जाते हैं बाद में, कि मुझे रख लो एक चैलेंज। तो हमने अपने भी यहाँ किया, हमने अपनी ज्वाइंट वेंचर कंपनियों में भी किया। तो हमारे यहाँ कोई यूनियन नहीं है। ओके। हमारे 72 प्लांट्स में देयर आर नो यूनियंस। हमारा बहुत बड़ा कोहेसिव सिस्टम है, मैंने बताया ना, एम्प्लॉइज भी लाइक अ फैमिली। तो हम लोग बर्थडे मीटिंग करते हैं। अच्छा। हर महीने एम्प्लॉयज की यूनिट एड्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कमेटीज हैं। कोविड के अंदर हमने सब जगह पर बुला करके हॉस्पिटल खोले अपने सारे ऑल इंडिया में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुला करके सब जगह पर इंपोर्ट करके भेजे फॉर देमसेल्फ एंड द फैमिली। लोग बिल्कुल आगे, कंपनी रियलाइज द सपोर्ट ऑफ कंपनीज की वैल्यू, एम्प्लॉय रियलाइज, रिस्पेक्ट करते हैं हमारी जी। फिर 2005 के बाद तो कोई इंस्टेंस हुआ ही नहीं। तो जैसे ये बीच में सेमीकंडक्टर और इस तरह की शॉर्टेज आई, मार्केट के डाउन टर्न्स आए कोविड में, तो मतलब तब इस तरह के चैलेंजेस को कैसे आपने, क्योंकि सब सप्लाईज रुक गई थी, तो हमारी तो बाइंग अच्छी है हमारी, तो एक थोड़ा हमारी नेटवर्क जो उनसे जो कंपोनेंट जिनसे लेते थे हम लोग, हालांकि शॉर्टेज सब जगह थी, राशनिंग उन्होंने सब जगह कर रखी थी,
बट उसके अंदर में भी फिर हम अपनी प्रायोरिटी ले लेते थे। कुछ एक फ्रेट वगैरह एडिशनल हुए, एडिशनल कुछ कॉस्ट हुई, कुछ कंपनसेट करी हमारे कस्टमर्स ने, उनको भी रियलाइज हुआ कि भाई ये पीरियड ऐसे निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा जी। सेमीकंडक्टर को तो इतना समझते ही नहीं थे, वो तो समझते थे ग्रांटेड है, हाँ, ये तो आएगा ही आएगा आएगा ही आएगा। हाँ। न ओईएम वाले जानते थे, न हमारी इंडस्ट्री जितना जानती थी। हाँ। बाद में फिर गहराई में जाकर के इसको एस्टेब्लिश किया। दूसरे चैलेंजेस आते हैं, कई बार चलते चलते जो लोग हैं ना वो आगे दौड़ पीछे छोड़ भी कर जाते हैं। करेक्ट। हमारा रिव्यू सिस्टम नहीं रहता। करेक्ट। हम लोग उसको बोलते हैं डेली वर्क मैनेजमेंट। वो डेली वर्क मैनेजमेंट बराबर नहीं हो पाता, मेकर चेकर रिव्यूअर बराबर नहीं हो पाते कई जगह, तो उसमें कई बार चैलेंजेस आते हैं। तो वो तरीके के भी चैलेंजेस हमने अलग अलग समय पर दूर किए जी। हम कहते हैं भाई चैलेंजेस आया किसके कारण, भाई उस पे जाओ पहले। अपने लोगों के कारण आया ना। हाँ। आप लोगों के 10 लोगों के कारण आया। ऑफ कोर्स मैं तो पार्टी हूँ एट द एंड ऑफ द डे, करेक्ट, मैं तो जिम्मेवार हुई, बट आप 10 लोगों के कारण चैलेंज आया। अब नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम विद दिस चैलेंज एज वन टीम। करेक्ट। हमारे यहाँ स्लोगन है वन टीम वन वॉइस वन गोल। वन टीम वन वॉइस वन गोल। वन गोल, एक आवाज बोलो, एक टीम बोलो। तो मैंने कहा भाई वैसा करो, अब आप घर से बोल के आओगे भाई 7-8 दिन में नहीं आऊंगा, और यहीं अपने गद्दे डाल लो फैक्ट्री में, और आपस में बैठ के टीम बना लो, और देखो कि कैसे ये जो प्रॉब्लम आई कैसे दिन रात में 3-4-7-5 दिन में 7 दिन में ठीक हो जाएगी। करेक्ट। फिर तो सारी जिंदगी घर से आते जाते रहते रहना। करते हैं लोग, उसको समझते करते हैं। तो ये विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बोला और उन लोगों ने उस चीज़ को समझा और अपना घर बार छोड़ के वो लोग वहाँ बैठ के निकले नहीं जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ओनरशिप मैंने बताया ना, तो मतलब इट्स नॉट दी ओनरशिप ऑन पेपर बट इट इज द ओनरशिप बाय हार्ट, बिलोंगिंगनेस ओनरशिप। और उनको पता है, देखिए हमारे यहाँ में B2B में अगर कस्टमर, मैंने आपको बताया ना, कस्टमर किसी जमाने में बता रहा हूँ, पहले एक एक पार्ट के हिंदुस्तान मोटर और फिएट में मल्टीपल सोर्स रखते थे कॉस्ट के लिए। आज इसे लिया, 3-4 महीने इससे लिया, इसका पेमेंट होल्ड किया, फिर 3-4 महीने इससे लिया, अच्छा, इसका पेमेंट होल्ड किया। ये कल्चर था 1980-82 70s-80s में 82-85 तक जी। अब आप एक पार्ट के 2-2 सप्लायर, आज एक पार्ट का एक सप्लायर है, चाहे कार है चाहे 2 व्हीलर है, वो एक मॉडल में एक सप्लायर रखते हैं। तो ये रिस्की नहीं है मतलब कंपनी के लिए? नहीं, रिस्की है। वो क्या करते हैं, देखिए उनकी डेवलपमेंट वैलिडेशन, उनकी टूलिंग कॉस्ट, हमारी टूलिंग कॉस्ट अब अलग हो जाती है। सप्लायर रखते हैं वो 2 या 3, बट एक को एक मॉडल देते हैं, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। एक कैटेगरी के 3 सप्लायर हो गए। इमरजेंसी आने पर अगर मान लीजिए इस सप्लायर की इमरजेंसी आ गई कोई, तो हम दूसरे पे जा सकते हैं। तो दूसरे पे वो नहीं जा सकते, क्योंकि डाई एंड टूल तो इसके पास है। तो इसे रिक्वेस्ट करके डाई एंड टूल टेम्परेरी यहाँ रिक्वेस्ट शिफ्ट कर देंगे कि भाई साहब आप इसको दे दीजिए, जो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, वापस शिफ्ट कर देंगे। एंड वी डू इतनी दो वी आर कॉम्पिटिटर। हाँ, दो दे आर कॉम्पिटिटर, बट इतनी रिलेशनशिप वो मेंटेन करते हैं आपके कहने पे? हम करते हैं ओईएम के कहने पर। हाँ। और हम एक दूसरे सप्लायर को सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, सुख और दुख में। बिकॉज आज मेरा खराब होगा, कल तुम्हारा होगा, तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये लाइन, कस्टमर की लाइन रुक रही है। तो इनफैक्ट मैं, आप ये बात कह रहे हो, मेरा अगला सवाल वही कंपटीशन को लेके था कि लोग कंपटीशन को काफ़ी इग्नोर करके चलते हैं। मतलब एक तो पॉजिटिव चीज़ भी है कि भाई आप अपने आप को कंपटीशन समझो और अपने आप को बेहतर करते चले जाओ और आपको दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक फ़िलॉसफी ये भी है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि आप पीछे रह गए रेस में और वो दुनिया आगे अपनी इनोवेट करके आगे निकल गई। तो कंपटीशन को लेके आपका क्या मतलब आपका स्टाइल रहा है लीडरशिप का, कि कितना सीरियसली और किन चीज़ों में आप कंपटीशन को भापते हैं और किन चीज़ों में इग्नोर करते हैं, भाई ये हमारा स्टाइल है, कंपटीशन जो करे सो करे? देखिए, सबसे पहले कंपटीशन स्टार्ट होता है व्हाट इज द कस्टमर फीलिंग। और जहाँ तक सवाल है, हम अपने आप में बेंचमार्किंग करते रहते हैं। जितने भी इंटरनेशनल शोज होते हैं, AEC है US में, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक, लास वेगास के अंदर में वो इलेक्ट्रॉनिक शोज है, वहाँ आने वाले समय की क्या टेक्नोलॉजीज आ रही हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, वो देखते हैं जी। बेंचमार्किंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज।
ये जितने कार शो हैं बेजिंग के, फ्रैंकफर्ट के, जितने भी ग्लोब में टेक शो होते हैं जी, वहाँ पर हमारी टीम जाती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की सब में, देख के आती है कि नई इनोवेशंस क्या आ रही हैं। उसको लेकर के मैं क्या इंडिया के अंदर में एट द इंडियन कॉस्ट, सी इंडिया इज ए कॉस्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर गाड़ी का पार्ट वहाँ पर अगर 1x है तो यहाँ का टारगेट रहता है OEM का 0.7 या 0.8x। ओके, जापान वर्सेस यूरोप। अब हमें वो देखना है कि वो कैसे हम यहाँ पर उसको बीट कर पाए, अचीव करें। हाँ। वही चीज टेक्नोलॉजी, वही पार्ट हम यहाँ 0.8 में कैसे दे पाए। तो टेक्नोलॉजी बेंचमार्किंग करते रहते हैं, क्वालिटी बेंचमार्किंग करते रहते हैं, कस्टमर से पूछते हैं उसकी भाई वॉइस क्या है, व्हाट इज आवर यू नो व्हाट इज इम्प्रूवमेंट एरिया फॉर अस। मैं खुद जाता हूँ कस्टमर पे वॉइस लेने के लिए, ओके, अकेला जाता हूँ कई बार, आदमी तो सामने लेके जाऊंगा तो बोलते नहीं, वो आधा पड़ता बोलेंगे, तो कई बार अकेला वॉइस लेके जाता हूँ, डीलर पे जाता हूँ कई बार, सप्लायर पे चला जाता हूँ कई बार। अच्छा, तो जितने स्टेक होल्डर हैं उनसे मैं वॉइस लेता रहता हूँ कि भाई फीलिंग क्या है उनकी। एम्प्लॉयज हमारे शॉप फ्लोर पे चला जाता हूँ, पुराने एम्प्लॉयज जो से हैं, कुछ नए से मिल लिया, कुछ GET से मिल लिया कि भाई हाउ डू दे फील अबाउट द कंपनी। तो पल्स मिलती रहती है, पल्स मिलती रहती है। एंड वीजा वीजा आपने कंपटीशन से पूछा, तो कंपटीशन बेंचमार्किंग टेक्नोलॉजी की करते हैं, क्वालिटी की करते हैं, उनकी कॉस्ट की करते हैं, एंड फाइनली फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट P&L की करते हैं। उनकी VAV की करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन पर एम्प्लॉइज, वैल्यू एडिशन विजा विज वैल्यू एम्प्लॉय कॉस्ट, VA to EC। ओके, तो इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ऑटो कंपोनेंट्स में जिनके आप रोल मॉडल हैं, और ये कंपनी रोल मॉडल है। आपके कोई रोल मॉडल है कि नहीं, हम भी उसको देखते हैं? पहले थे इंडिया में, अब आपने सबको पीछे छोड़ दिया। नहीं, हम उनसे प्रभु की दया से और कुछ एफर्ट से उनसे ऊपर आ गए जी। अगर मैं पूरी हिस्ट्री लूँ तो समय समय पे अपने रोल मॉडल पहले इंडिया के थे। अब डेफिनेटली रोल मॉडल हैं हमारे, जिनका नाम है बॉश, कॉन्टिनेंटल, डेंसो। So these are the conglomerate in the world for auto component, particularly the leadership in technologies and a sustainable organization. Okay. तो इस तरह के जो रोल मॉडल्स हैं, काफ़ी इस्टेब्लिश सिस्टम्स हैं, काफ़ी पुरानी कंपनियां हैं जिनके आपने नाम लिए, और ग्लोबल सप्लायर्स हैं वो लोग अपने ऑटो कंपोनेंट्स के ले लें, वो तो बाकी कंपोनेंट्स में भी चले गए हैं आज की डेट में। तो आपने जब इस कंपनी को ग्रो करने की बात करी और अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करना शुरू किया उसके आगे, तो एक ये प्राइवेटली हेल्ड से पब्लिकली लिस्टेड जाने की भी एक जर्नी उसमें आपकी हुई। तो इन दोनों जर्नीज़ के बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब पहले आप प्राइवेटली हेल्ड थे, फिर आपने मार्केट में लिस्ट किया कंपनी को, तो क्या वो सही था, ये सही है? पहले कंट्रोल ज़्यादा था, अब कम है? आप आने वाले जो बिजनेसेस है उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भी ये ज़रूरी है या ये पर्सनल चॉइस है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपको ग्रो करना है जी, तो ये डेफिनेटली आपका लिस्टेड होना अगर आप कर सकते हैं। तो हमारी जर्नी में मैं बोलूँ, हाँ, तो 96 के अंदर में हम नाम के वास्ते पब्लिक गए जी, दुनिया पब्लिक जा रही थी 96 में। 96 में हाँ, हमने हमारी जो उस समय बिजनेस का साइज क्या था सर? उस समय बिजनेस का साइज 50 करोड़ रुपए का था, 40-50 करोड़। ओके, तो हम उस समय पब्लिक में गए सिर्फ नाम के वास्ते, 4 करोड़ रुपए हम लोग लाए इक्विटी के। हाँ, बट वो एक समझ लीजिए वो एक नाम के वास्ते था, हाँ, और वो नाम के वास्ते ही रहा काफ़ी साल तक, कई सालों तक। अच्छा, बट वो मोतीलाल ओसवाल जी के रामदेव जी ने हमको कैसे ढूंढा, हाँ, और वो आए। हाँ, 2009 में उन्होंने कोई हमारी इन्वेस्टिगेशन सर्वे करी होगी, हाँ, 2010 में आए, लिस्टेड तो थी, हाँ, तो वो आकर के विजिट करी हमारी, उन्होंने फैक्ट्री, उनके नीचे की टीम आई, बाद में रामदेव जी आए, जी, उन्होंने कहा जी ये 10% स्टेक ले लेंगे। तो रामदेव जी ने अप्रूव कर दिया, हमने भी कहा भाई चलो 10% स्टेक दे दो इनको।
मेरे ख्याल से कोई 40-45 करोड़ रुपए में दिया था 2010 का। ओके। वहां से डिसिप्लिन बहुत आया। अच्छा, बोर्ड मेंबर बने, भैया अब आप अकाउंटेबल हो गए। हम अकाउंटेबल हो गए। हाँ, पहले तो जो करो सो जो करो, करो तो करो, ना करो तो भी ठीक है। तो भी ठीक है। पब्लिक ने कुछ, तो हमें फीलिंग आई। हाँ, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल लगे समझने में हमको। अच्छा। 2014-15 तक हमने समझा। हाँ, फिर देखा कि ये तो हमारे मल्टीपल स्कैटर्ड बिजनेस है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट हमारे पर नहीं है। ये अलग अलग पॉकेट में हमने अपने अलग अलग बिजनेस खोल रखे हैं। यूएमएल हमारी उस जमाने में एमआईएल होती थी। हाँ, ये एमआईएल के रहते रहते भी हम ऑटो कंपोनेंट दूसरे में करते थे। दूसरी कंपनियां थी, कई मल्टीपल कंपनियां थी। हमने कहा अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरा तो ट्रस्ट नहीं है, तो पैसे वाली कंपनी दूसरे में ले। अच्छा, आपने अपने आप को एज ए इन्वेस्टर लेंस लगा के देखा कि बिल्कुल। मेरा ट्रस्ट नहीं होगा तो दूसरा आज कैसे भी करेगा? समय समय पर हम इन्वेस्टर लेंस से देखते हैं। ओके। और मैं अभी आऊंगा जी। फिर हमने सबको कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेशन की जर्नी 4-5 साल चली। टुडे वी डू ऑल आवर ऑटो कंपोनेंट बिजनेस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ उनो मिंडा लिमिटेड। वन कंपनी, सिंगल। हाँ, होल्डिंग है तो जी, या तो खुद की उसका बिजनेस है या होल्डिंग है। ओके। अब जो आप बात बोल रहे थे, बहुत लर्निंग मिलती है। कभी हम इन्वेस्टर मीटिंग में जाता हूँ, मैं साल में 2 बार जी। इन्वेस्टर से मिलता हूँ। कभी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में जो क्वेश्चन आंसर करते हैं हमारे सीएफओ और हमारी टीम, उसको कभी कभी पीछे से भी सुनता हूँ। अच्छा, कि वे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, और जो एनालिस्ट है ना, हाँ, वो एनालिस्ट हमारे से हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा जानते हैं। मोस्ट ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, क्योंकि सारा समय उसी पे लगा रहे हैं। वो उसी पे लगा रहे हैं। हम तो फैक्ट्री में लगा रहे हैं, उसी पे लगा उनका पैसा लगा, उनका स्टेक है। वो यार रेकमेंड कर रहे हैं हमको। और कोई उनकी अगर दे आर इंजीनियर फ्रॉम द IITs, MBAs, वेरी लर्नेड, तो उनकी जो डेप्थ एनालिसिस क्वालिटी एनालिसिस की फेबुलस। कई क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार तो हमको लगता है कि यार ये बात तो सही पूछ रहे हैं, इसका आंसर हमें और बेटरमेंट इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो वो लर्निंग एटीट्यूड आपका, वो लर्निंग हर मतलब बिजनेस के हर सेक्शन में है, चाहे वो प्रोडक्ट इनोवेशन है, मार्केट है, कंपटीशन है, आपके कस्टमर है, कस्टमर्स हैं, आपके एनालिस्ट हैं, आपके मार्केट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो हर जगह तो वो एक हंगर जो एक बड़ा क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। और मेरे को लग रहा है ये एक ट्रेड सीक्रेट है, सॉस कहूँ, कि अगर आप इतना क्लोज हैं, इतना डीपली इन्वॉल्व हैं, तो उसके आउटकम्स आपको बिजनेस में दिख रहे हैं। तो इसका आपकी बात का आंसर ये है कि हमारे 6 स्टेक होल्डर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। 6 स्टेक होल्डर की वॉइस और लर्निंग इनसे एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। पहला कस्टमर, दूसरा एम्प्लॉय, सीक्वेंस में मत लीजिए बट कस्टमर डेफिनेटली पहला सीक्वेंस में है जी। कस्टमर, एम्प्लॉयज, सप्लायर, हमारे कोलैबोरेटर और हमारे इन्वेस्टर्स। 5 और छठी है सोसाइटी, जहां हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कम्युनिटी इकोसिस्टम, जहां हमारे 72 प्लांट है। हमारे, मैंने बताया, यूनियन नहीं है। यूनियन नहीं है, उसका वन ऑफ द रीजन है हमारा सोसाइटी कनेक्ट। हमारे यहाँ कोई यूनियन वाला, कोई बाहर की एजेंसी आती है, कोई यूनियन लीडर आ जाता है बाहर का, बड़ी कंपनी का, उसको गांव वाले पहले ही बाहर कर देते हैं, भाई साहब आप जाओ, ये कंपनी हमारे गांव का ध्यान अच्छा, गांव वाले बाहर कर देते हैं, आप जाओ, ये लोग आपस में सेलेक्ट लेंगे। अच्छा, दैट इज आल्सो वेरी पॉजिटिव वे। पॉजिटिव। तो मतलब आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे केवल उस फैक्ट्री, उस जगह की बात नहीं है, आसपास की कम्युनिटी को भी आप वहाँ पे भी उनकी वेल्थ या उनकी प्रॉस्पेरिटी की बात करूँ तो आती है। 17 सेंटर है हमारे, जहाँ उन्हीं विलेजेस में जहाँ हमारी फैक्ट्री है। तो 17 सेंटर अभी है, बट उसका रोड मैप है पूरा। हम लोग एजुकेशन, उनकी वेलबींग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, विलेज की लेडीज, बड़े बड़े स्कूल, 1500 चिल्ड्रन के स्कूल है। गुजरात में अभी हमने होसूर में खोला है जी। तो मेरी वाइफ देखती है सारा ये, शी इज लीडिंग। ओके। एंड शी हैज बीन अवॉर्डेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड आल्सो 2 months बैक। ओह, एक्सीलेंट। भाव से लगते हैं, दिखाने के लिए नहीं, दिल से भाव से लगे हुए हैं कि विलेज की अपलिफ्टमेंट कैसे हो। तो ये कम्युनिटी को साथ लेके चलना, उनका प्रॉस्परस होना, ये काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। भाई आपने एक बिज़नेस खोला, आप बस अपने P&L पे फोकस्ड हैं,
वो बाजू में क्या हो रहा है, बाहर सड़क बनी है नहीं बनी है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, साथ में कोई रेडी लगा के 2 रुपये कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये एक एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो ये आपको कैसे आया, मतलब आपको लगा कि इसके लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स मुझे कल को मिलेंगे, या आपने कहीं से देखा, सीखा, सुना? सीखा तो हमने अपने बाबूजी से। जी। हमारे बाबूजी वाज बोर्न इन ए सिल्वर स्पून until the age of 25, then started his journey from zero, rather minus, and then at the age of 60 he left the business to us. From 60 to 80 he devoted his life to social. ओके। So total समाज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। स्कूल, हॉस्पिटल, मेडिकल, धर्मशाला सब बहुत बनाए उन्होंने। वहां से हमको प्रेरणा मिली, कल्चर मिला। फिर मेरी वाइफ को ज्यादा मिली, मैं को भी साथ में हूं मैं। तो मेरी वाइफ तो लगी है तन मन धन से, मैं सिर्फ मन और धन से लगा हूं। शुरुआत तो है, बट तन मेरा इतना नहीं, क्योंकि वर्क में वक्त नहीं है। हाँ। बट मेरी वाइफ तो टोटल डेडिकेटेड है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये और ये CSR तो अभी 2% वगैरह वाला तो अभी 10-15 साल से आया। जी जी। अगर पुराने हमारे खानदान देखो, जो मैं बताऊं, जी, तो एक धर्मादा खाता होता था। धर्मादा खाता बोलते थे उसको। अच्छा। कि जो आप कमा रहे हो उसमें से कुछ धर्म के नाम पर चीज निकालो। 5%, 10%, ये 200 साल से परिवारों में चलता है। हमारे यहाँ नहीं, सभी फैमिलियों में चलता था। 5%, 10% वो निकालो। वो संस्कार कल्चर थे। तो शुरुआत तो वहां से हुई। वो भी था कि भाई अपने को जो भी हम कुछ अर्निंग है उसमें से निकालना है जी। वो धीरे धीरे अब गवर्नमेंट का आ गया। बट गवर्नमेंट का तो इतना पोर्शन रहता है, हमारा इतना रहता है स्पेंड। और फिर बाद में हमने देखा कि जब हम एक कर ही रहे हैं सारा सोशल काम, तो क्यों ना हम उन विलेजेस में करें जहां से हमारा कनेक्ट है, सोशल कनेक्ट हमारी फैक्ट्री के आसपास के गांव में करें हम। वहां से बाद में फिर ये शुरुआत हो गई। तो वहाँ की सोशल, वहाँ का स्किल सेंटर, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर। एजुकेशन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों का ट्यूशन। तो ये CSR या फिलैंथ्रोपी इसको कह लें, या सोसाइटी को वापस देने की बात करें, तो क्या ये ज़रूरी है, या इसका हर इंसान की, हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक समय आता है, या ये कभी भी हो सकता है? कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी होना चाहिए, कभी भी होना चाहिए, कभी भी होना चाहिए। उम्र शुड नॉट डिफाइन। उम्र का मतलब नहीं है, मैं तो कहूँगा हर प्रोफेशनल को, जो जॉब भी कर रहा हो, उसको भी कुछ ना कुछ अपना योगदान अपनी नेक कमाई से किसी ना किसी जो उसका मन करता है, जहाँ उसका मन है, जहाँ उसकी इच्छा है, कुछ ना कुछ करे, सेवा करे। और अगर मेरे से पूछो तो हमारा देश इस पर टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो जो काम कर रही है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लगे हुए हैं, आप किसी को ले लीजिए। हाँ, टैक्स कलेक्शन परसेंटेज तो मैं पता है कितना है इस देश में। तो सब लोग अपने अपने हिम्मत से लगे। जो गाँव में काम हो रहा है, जो सोसाइटी में काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो बहुत है। तो ये तो हो गया सोसाइटी के लिए। तो आजकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, नेट ज़ीरो की बातें हो रही हैं। तो उस दिशा में आपने मतलब इसको, क्या ये वास्तविकता में कोई एक सीरियस चैलेंज है, या ये एक जिसको कहें कि आई वॉश या गवर्नमेंट नीड, इसलिए हमें करना पड़ रहा है? तो आज आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब इज इट अ सीरियस प्रॉब्लम? Very serious, first of all. Okay. Very, very important. Not only serious, very important. Okay. And why I'll tell you the important point of view. Business के अंदर में point है, हमारी कंपनी में जैसे मैंने आपको QCDD कस्टमर का बताया, हमारे यहाँ होता है SQPCDSM. Okay. मतलब सेफ्टी, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, डिलीवरी एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। Okay. तो ये 6 पैरामीटर पे हम लोग KPI करते हैं, हर डिपार्टमेंट का, हर प्लांट का, हर बिजनेस का, हर एक CEO का, कि भाई कहाँ आपकी क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे ऊपर आया सेफ्टी जी। तो हमारे यहाँ EHS, एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी की जर्नी पिछले 15-20 सालों से चल रही है जी। सेफ्टी इज फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो माइनर, मेजर, तो हम लोग काम करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर, प्रिवेंटिव एक्शन पर, कि पहले देखें, सेफ्टी अकर होने के बाद तो कुछ प्रॉब्लम हो ही गई ना। करेक्ट। तो पहले देखें कि हम प्रोबेबल
क्या प्रॉब्लम areas आने है, ही ना दे। आने ही ना दे, उसके फोटोग्राफ लेके, उसके एक्शन लेके, उसका तो ये सब काम करते रहते हैं। और हमारी पोर्टल है हमारी कंपनी में, एक दूसरे से लर्न करते हैं लोग, जी। पहले ही उसको एचडी कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो एक्सीडेंट को हम कम से कम करें। अब ये जो ईएसजी आया, इसके ऊपर में हमारे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है कार्बन फुटप्रिंट पर। हमने इसका रोड मैप बना लिया है जी। अबाउट हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट पे 2040 टू 40 के अंदर में हम लोग इसको एक परसेंटेज तक लेकर के चले जाएंगे, 50 तक हम इसको जीरो करेंगे। कई कंपनियों के अंदर में हमारे कई डिपार्टमेंट ने काम अच्छे शुरू कर दिए, उसके हम पूरा डिपार्टमेंट क्रिएट करके डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू दी सीईओस। अच्छा। और जो लर्निंग फिर इसमें भी एचडी है, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट है। आज हम अपने घर में कर रहे हैं, सेकेंड फेज के अंदर में हम इसको अपने सप्लायर पे लेके जाएंगे, टियर 2 में लेके जाएंगे। और आपने बोला इम्पोर्टेंट क्यों है, फिर वही बात जो मारुति की बात हुई थी शुरुआत में। कई चीजें तो आदमी के खुद के मन से होती है, जैसे CSR हुआ या ESG हुआ या EHS हुआ, कई चीजें फोर्सफुली भी हो जाती है। अब कस्टमर मारुति ने भी हमसे मांगना शुरू कर दिया कि आप अपना सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स दिखाइए। अच्छा, उन्होंने मांगना शुरू कर दिया, और कईयों ने तो ऑर्डर देने ही बंद कर दिए कि अगर ये नहीं होगा तो नहीं। कंपनी लाइक हार्ले डेविडसन, BMW, जॉन डियर, तो अगर हमारा आप एक लेवल से नीचे नहीं है सस्टेनेबिलिटी, तो कहते हैं भाई साहब आप पहले इसको ठीक कर लीजिए। क्वालिटी बाद की बात है, पहले क्वालिटी तो है ही है, उसके बिना तो लेंगे ही नहीं, वो तो हाइजीन है। हाँ। ये आप पहले अपना इंडेक्स ठीक कर लीजिए कार्बन फुटप्रिंट का, 6 महीने बाद आएंगे आपके पास दोबारा। वेरी इंटरेस्टिंग। पर हमने मजबूरी से पहले ही शुरू कर दिया और उसका तो हम कोई फेल नहीं होते। तो उसका हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक कॉस्ट या टाइम इम्पैक्ट हो, लेकिन आपको लगता है आगे जाके ये, जैसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट्स और R&D एक डिफरेंशिएटर बना आपके लिए बाकी कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए, क्या ये भी एक डिफरेंशिएटर होगा या ये एक हाइजीन ही बन जाएगा, सबको रखना होगा? कई लोग इसमें खत्म भी हो सकते हैं। देखिए, कुछ लोग तो, कई लोग खत्म हो जाएंगे, सही कह रहे हैं आप, अगर वो माइंडसेट ठीक नहीं बदला जी। कुछ तो, ये क्या नाम आपका क्वेश्चन था कि खत्म हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा ये। हाँ। ये नीड है नेशन की, वर्ल्ड की नीड है, नेशन की भी नहीं। ये वर्ल्ड की नीड है। और हमारे तो मतलब प्रधानमंत्री जी ने तो एनवायरनमेंट के ऊपर में संसार को बोला जाकर के, योगा के ऊपर में और एनवायरनमेंट पर जी, और अपना कमिटमेंट किया हमने जी। बट ये करना रियल रूप में है, बोलने के लिए नहीं। और इसके मल्टीपल बेनिफिट होंगे। एक तो मैंने बताया बिजनेस का प्रेफरेंस, दूसरा मैंने सुना है कि शायद लिस्टेड कंपनी में PE मल्टीपल भी बढ़ेगा, ज्यादा इसका बढ़ा करके देंगे। अच्छा, देंगे नहीं देंगे मैं तो उस चीज पर ज्यादा वो नहीं करता, बट मेरे अपने को तो करना है। करेक्ट। बट अगर वो बात ठीक है कि फॉरेन में इसका होना शुरू हो गया, कहते हैं कि PE मल्टीपल, तो वहां से रिक्वायरमेंट तो यहाँ आ ही जाएगी। जिसका ESG इंडेक्स बेटर है उसका PE मल्टीपल परसेंटेज पॉइंट उसको बेटर मिलते हैं, तो व्हाई नॉट, मल्टीपल बेनिफिट हो रहे हैं। तो आप जिस तरह से सोचते हैं और इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को भाप लेते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस, ये मेंटरिंग आप अपनी टीम में, अपनी लीडरशिप में कैसे डाल रहे हैं? क्योंकि एक इंसान इतना ही काम कर सकता है और बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है, जैसा हमने बात करी मार्केट कहाँ जाने वाली है। तो आपके नीचे आने वाली लीडरशिप, वो इस चीज़ को इतनी ही इम्पोर्टेंस से और इतनी ही डेप्थ से सोचे, समझे और उस पर एक्ट करे, ये कैसे आप करेंगे? मतलब ये एक या तो आपने अभी अचीव कर लिया, मुझे मालूम नहीं, या आप उस पर लगे हुए हैं, या ये इसमें आपके क्या थॉट है? तो देखिए, पहली बात तो इसका असेसमेंट कराते हैं हम कोई बिग 4 से या स्पेशल से। अच्छा। कि वेयर आर वी, अच्छा, व्हाट आर द गैप्स। ऐसा नहीं है कहने के लिए हमने कुछ तो हम कर रहे हैं, बट कुछ कर रहे हैं वो क्या इनफ है? तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जो एक थर्ड पार्टी से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, हाँ, उनकी हमने अपनी ऑडिट करवाई। ओके। 2-4 प्लांटों में, 5 प्लांटों में ऑडिट करवा के गैप निकला। गैप निकलने के बाद हमने उसका रोड मैप बनाया। बट इन ऑर्डर टू गिव फोकस, फिर ट्रेनिंग कराई हमारे एम्प्लॉयज की। अच्छा। सारों को ट्रेनिंग, फिर टेस्ट लिए उनको कि डू दे रियली अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, या सिर्फ हमने बोल दिया। बोलने से नहीं होता है। फिर उनके टेस्ट कराए कितना है, फिर चैलेंज लिए हुआ है लोगों को, फिर चैंपियन बनाए
डिपार्टमेंटों में, प्लांटों में कि भाई आप चैंपियन है। फिर 3 साल 2 साल के लिए 4 साल के लिए KPI में डाल दिए, ओके 10% वेटेज ESG इंडेक्स की, वो फिर कल्चर में आ जाता है। तो ये तो जैसे टेक्निकल असेसमेंट हो गई, लेकिन जो एक गट फील की बात कर लें या आपके सोचने का तरीका, जो सिर्फ मतलब जिसको ट्रेड सीक्रेट्स कह लें या ट्रिक्स कह लें, जो आप ही को पता है, तो वो आप 1-on-1 टाइम पे उनके साथ बिताते हैं कि भाई ये मेरा सोच, इसको भी इम्बाइब करो, ये मेरी सोच को भी इम्बाइब करो। मतलब बाकी पैरामीटर्स और KPI तो है ही हैं जिन पे कि आप ऑब्जेक्टिवली उनको मेजर कर सकते हैं कि भी इतना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर एलिमेंट हैं, क्वालिटेटिव एलिमेंट हैं, वो लीडरशिप को आप कैसे दे रहे हैं? देखिए, मैं वैसे तो अभी कोविड के टाइम पे तो ज़्यादा टाउन हॉल चल गए जी पहले ये नहीं थे जी, बट आजकल तो ये वेब और टाउन हॉल ज़्यादा चल गया, जिसे बल्कि करप्ट हो गया अगर मेरे से आप पूछो तो इसमें। अच्छा, तो मेरी शुरू से प्रैक्टिस रही है, जो मैंने आपको 3G बताया, हाँ जी, उसको बोलते हैं Go गेम्बा, to the floor, हाँ। गेम्बा गेम्बत्सु गेंकेचित्सु, हाँ। उसका वर्ड है, बट जापानीज के अंदर इसका मतलब ये है, गो टू द एक्चुअल प्लेस, सी बाय योर सेल्फ, टेक रियलिस्टिक एक्शन। तो मैं हर फैक्ट्रियों में कोशिश करता हूँ साल में 2 बार 1 बार जाऊं, लोगों से मिलूं, वहाँ के प्लांट की मैनेजमेंट कमेटी से मिलूं, देखूं उनका कैसा शॉप फ्लोर है, मटेरियल फ्लो कैसा है, और ऐसी स्पेशल जो इनिशिएटिव है हमारे जी, EHS के, ESG के, या कोई डिजिटाइजेशन के, जो स्पेशल प्रोजेक्ट है हमारे डिजिटाइजेशन के, डैशबोर्ड के, वो कितने हद तक इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पर। अच्छा, आप देखते हैं वहाँ पे? या वो कागजों के माध्यम से सिर्फ आकर के हमको PPT दिखा देते हैं, वो भी हो जाता है कई बार। वो तो हर जगह ही होता है सर, वो तो हर जगह होता है, बिल्कुल। तो सर बिजनेस ग्रो कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, मार्केट भी बढ़ रही है, तो फॉर अ फैमिली बिजनेस, जहाँ फैमिली है, शुरू से इन्वॉल्व, एक जनरेशन टू जनरेशन ये बिज़नेस चल रहा है, तो फैमिली को अपने बिजनेस में इंडक्ट करना, क्या उसका कोई तरीका है? आपने कैसे किया या आपने नहीं किया है? आपका क्या उसमें थॉट प्रोसेस है? व्हाट इज़ द राइट वे टू ब्रिंग द फैमिली? क्योंकि बैटन तो आगे पास ऑन करना है, आपके सक्सेशन को लेके क्या थॉट्स हैं? मतलब किस तरह से आपने अपनी इंडस्ट्री में लोगों को देखा है करते हुए? तो ये भी कई बार लोग इसमें फंस जाते हैं कि करें ना करें, प्रोफेशनल को दे दें या फैमिली को दे दें, तो उसमें क्या आपकी सोच है? देखिए, इसका एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस, बिजनेस जब इतना बड़ा हो जाता है तो कॉम्पिटेंस, चाहे फैमिली हो चाहे बाहर का प्रोफेशनल हो, कॉम्पिटेंस सर वो उत्तम है, वो सबसे ऊपर आएगा, सबसे ऊपर है। कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, पैशन, मैंने बताया, पॉजिटिवली जी, और प्रायोरिटीज अलग अलग है आजकल बच्चों की। तो मेरी बात नहीं कर रहा, सभी फैमिलीज में अलग अलग बच्चों की अलग अलग प्रायोरिटीज है जी, कोई हार्ड वर्किंग करके खुश है, कोई कहता है मैं स्मार्ट वर्किंग करूंगा कोई कहता है कैसे करूंगा जी, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। मेरी 2 डॉटर हैं जी, इनके दोनों की फैमिली लाइफ भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इनके लिए और थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है, बट दे आर वेरी गुड एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन आवर, दे हैव लर्नड गेम्बा, गेम्बा बोलते हैं हम लोग शॉप फ्लोर को जी। तो उन्होंने अपने हाथ से स्विचेस बनाए, हाथ से सारी चीजें, HR में गए, तो जितने फंक्शन से वो लोग रोटेट होकर के आज, तो हमने अपने लिए ग्रुप एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, अच्छा, जिसके अंदर में मैं हूँ, हमारे इंडस्ट्रीज के वेटरन हैं 2-3, और जो हमारे पुराने CFO वगैरह हैं उनको सबको लेके, मेरी दोनों डॉटर हैं, तो ऐसे ग्रुप एडवाइजरी बोर्ड बनाया है कि किस तरीके से हम अपने कॉम्पिटेंट उसको देखें। तो मेरे सन इन लॉ हैं जो मेरे साथ बिजनेस में है, विवेक जी। देन विवेक हैज ग्रोन फ्रॉम द बॉटम, राइट फ्रॉम द रैंक, मतलब फ्लोर से एकदम लीडरशिप। मेरा रहता है कि जब तक आप कस्टमर को, वही स्टेक होल्डर को, सबको नहीं जानते आप, तो ही इज नाउ वन ऑफ द CEOs एंड ही इज वन ऑफ द काइंड ऑफ मेंबर फॉर द सक्सेशन। बट वो ग्रुप एडवाइजरी बोर्ड, they have to be convinced, और तब तक के लिए मैं सिर्फ, और हम चारों, मेरी जो टॉप मैनेजमेंट टीम है, तो 9 लोगों की जी, उसके अंदर में मैं CMD हूँ जी। आज अभी हमने एक DMD नॉमिनेट किए मेरे नंबर 2 जी, जो कि खुदा ना खास्ता मैं अगर कहीं बाहर हूँ या घूमने चला गया 10-15 दिन या
हाँ, तो तो काम बीमारी पीछे हो गया रोके तो ना। कम से कम काम इंडस्ट्री सफर ना हो, तो ही कैन टेक माय चेयर, जी। सो ही इज माय नंबर 2। हम्म। एंड और उनके बाद में हमने 2 या 3 सक्सेशन है मेरिट के ऊपर में। तो सक्सेशन प्लानिंग जो हमारी MCI बोलते हैं, उसको मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट इंक्यूबेटर बस। तो वो जो सक्सेशन लीडरशिप डेवलपमेंट हमारा एक बहुत बड़ा, एक तो स्किल इम्पोर्टेंट है, जी। एक लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको बिजनेस को आगे नॉट ओनली सस्टेन, सॉरी बट मैं बार ऑल्सो बार ग्रो आपकी ऑल्सो। सस्टेनेबिलिटी वर्ड आप कार्बन से ले जाते हो, मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी हाँ, इज द क्वालिटी कंसिस्टेंसी। हाँ कंसिस्टेंसी हमारे वो वर्ड हमने अपने विजन स्टेटमेंट में लिख रखा है, टू बी ए सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट दैट कार्बन वाला सस्टेनेबल बट पर ये तो आपने पुराने सस्टेनेबल, तो अब आजकल आने लगा है कार्बन हाँ के हाँ लिए, ये but कार्बन वाला आपका पहले है। वर्ड आजकल कंफ्यूज हो जाते हैं पब्लिक जी सस्टेनेबिलिटी जी वर्ड जी से ना। जी जी। तो ये जो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली अभी ये रहे बल्कि आगे ग्रो करे, जी। जो हमारा गोल है, हमारे विजन है, उनके अकॉर्डिंग ग्रो करे। तो आपने कंपनी और उसके वैल्यू सिस्टम के बारे में काफ़ी बात करी, तो अगर आपकी फैमिली की बात करें तो वहाँ क्या वैल्यू सिस्टम पार्टली आपने अपने बाबूजी से लिया, पार्टली आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बनाया, तो अगर उस वैल्यू सिस्टम को डिफ़ाइन करें जिससे कि लोग सीख पाएँ एक समरी में कि ये वैल्यू सिस्टम अगर फैमिली में रहता है तो बिज़नेस भी प्रॉस्पर करता है, फैमिली भी प्रॉस्पर करती है, तो उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं? तो ऐसा जो आपने बताया आता संस्कारों से हमने भी अपनी पूरी तरह से कोशिश करी है, जी और मैं खुश हूँ जी। बच्चे, हमारे बच्चे उस राह पर हैं। सबसे ओके। पहले तो बड़ी खुशी होती है आदमी को देख करके ना, माँ बाप को पता चलता है कि बच्चे किस राह पर हैं। बिल्कुल। तो बेसिक संस्कार जो हमारे हिंदू धर्म के थे ना, जी बड़ों का आदर करें, जी हाई हेडेडनेस को से धरती पर रहें। जी। जब बहुत ज़रूरी है। पैसा आ जाता है तो उसके साथ कई अवगुण साथ आ जाते हैं, बिल्कुल। तो उन अवगुणों से दूर रहें आप। हाँ, पैसा तो शहद है, तो मक्खियाँ तो आ ही जाती हैं। ये आप चली लीजिए है। हाँ तो आप ग्राउंडेड रहें, जी। आदमी की वैल्यूज, रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारी जो कस्टमर, हमारी जो 5 कंपनियों की वैल्यूज है ना, वही वैल्यूज के साथ साथ एक में कहीं ना कहीं लिंक होती हैं, हमने बनाई। ये वैल्यूज को भी हमने, कंपनी की वैल्यूज को भी हमने पिछले 20 साल में 3 या 4 बार चेंज करने की सोच ली, CFT बना के। नहीं, उसको उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हो ही नहीं पा रहा। 3-4 साल, हर 3-4 साल में बैठ लेते हैं। हाँ उसमें सबसे पहले है कस्टमर इज सुप्रीम, जी सेकंड है, मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा आपको, बट वर्क प्लेस एथिक्स, रिस्पेक्ट टू द इंडिविजुअल, एंड वर्क प्लेस एथिक्स के साथ इनोवेशन, क्रिएटिविटी। तो ये सब 5 वैल्यू से हम अगर जोड़ें तो रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल अगर आज है तो आप सीख जाएंगे। लर्निंग, एक उसमें था लर्निंग एंड एप्टीट्यूड, जो ने बताया लर्निंग एंड इनोवेशन, तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। क्या चाहते हैं, मतलब एक कंपनी किस लेगेसी से जानी जाए, मतलब इसके पीछे, मतलब जब लोग मिन्ना ग्रुप का नाम लें तो उनके जहन में क्या एक चीज़ आए जो जिसको आप लेगेसी का नाम देंगे कि भाई, जैसे आज टाटा बोलते हैं तो ट्रस्ट आता है एक सडनली दिमाग में ध्यान, तो जब लोग मिन्ना ग्रुप का नाम लें तो क्या लेगेसी आप चाहते हैं लोगों के जहन में आए? सो देखिए, केयर फॉर एम्प्लॉयज, केयर फॉर एम्प्लॉयज, तो जो हम बने हैं आज जी, वो एम्प्लॉय और फैमिली के हिसाब से, केयर फॉर एम्प्लॉयज लाइक ए फैमिली। मैं अगर पूरे सेंटेंस में बोलूँ जी, तो पहला सबसे पहला ये, फिर वो कस्टमर। अगर एम्प्लॉयज हमारे सॉलिड हैं, डेडिकेटेड हैं, पूर हैं, तो कस्टमर, बाकी सारी चीज़ें हमारे स्टेक होल्डर ठीक हो जाएंगे। और अगर मैं देखूँ कि ग्रुप को मैं आगे आने वाले समय में लीगेसी देखूँ, तो मेरा सपना है कि भाई मैं बॉश, डेंसो उनको पीछे छोड़ दें। पीछे तो कम से कम उस तक तो जरूर पहुँचे। इंडिया की बॉश और कॉन्टी तो बने हम, इंडिया की बॉश और डेंसो तो बने। बिल्कुल। जब इंडिया के बनेंगे तो वर्ल्ड के भी बनेंगे। बिल्कुल सर, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में, लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा, जो यूथ, भारत की यूथ जो इस सेशन को देख रही है आज, सुन रही है आपकी बातें, आपके एक्सपीरियंस से सीख रही है, तो उनको कुछ एक मैसेज
अपने पर्सनल कोई मैसेज आप देना चाहेंगे उस छोटे एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि कई बार उनके दिमाग में रहता है कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा काम, बहुत पैसा लग जाएगा, नहीं करते, कोई छोटा काम कर लेते हैं, कोई सर्विस वाला काम कर लेते हैं। तो आप मतलब इन सारी चीज़ों को अगर सोचें तो उनको कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज क्या होगा? मैं तो यही कहूँगा कि जो आप अपना मन बना ले छाट करके कि क्या करना है, जो मन बना लिया एक बार आपने, उस पर आप आगे चले और उसको लगातार बेटर से बेटर बनाएं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर में आप हों। अगर आप बेंचमार्किंग कर करके आप अपने आप का एक यूएसपी बनाएं कि why the people should recognize you, why the people should buy from you if you are in a manufacturing product or a service product, why they should entertain you. So customer is supreme, उसकी वॉइस सुनते रहें, बेंचमार्किंग करते रहें कॉम्पिटिटर से और अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। सब चीज़ों को करने के लिए आपका कन्विक्शन होना उस बिजनेस में, आपका पैशन होना बहुत जरूरी है, परसिवरेंस होना बहुत जरूरी है। आप इधर उधर ना देखें। अमूमन यूथ को मैं देखता हूं कि वो सेटल नहीं हो पाते, एक के बाद सोचते रहते हैं कि ये चीज़ बेटर नहीं है, ये चीज़ बेटर नहीं है। जब तक आप डीप में जाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो उसके बाद आप साइड में सोचते रहेंगे तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फोकस रहें और इतना सब कुछ करने के बाद कुछ ईश्वर पे भी छोड़ दे, ये भी मैं कहूँगा। बिल्कुल, हम लोग मानते हैं अपनी मेहनत करने के बाद कुछ तो उस पर भी छोड़ दें। अगर आपके भाग्य में और प्रारब्ध में है और अगर आप निष्ठा से काम कर रहे हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि ईश्वर आपकी सुनेगा ही सुनेगा, सूनर और लेटर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, योर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फॉर धन्यवाद। आवर व्यूअर्स। और सभी यूथ जो अपना अपना एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं वो और जरूर आगे बढ़ते रहे और देश आगे बढ़ाए, नेशन बढ़े। और हम लोग एक, मोदी जी तो थर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आगे 5 साल में मैं कहूँगा कि why not number 1 in the world in next 10 years? Absolutely wonderful message. Thank you very much.